नमस्कार, मेरा नाम श्री आचार्य है और हाल ही में संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी उस वक्फ अमेंडमेंट बिल को दिया गया है। और वक्फ क्या है, वक्फ का कंसेप्ट क्या है, पुराने बिल में क्या खामियां थी, नए बिल में क्या सुधार लाए जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को लेकर के समाज में काफी चर्चा है। उसी चर्चा को आप तक पहुंचाते हुए एक एक्सप्लेनेशन के रूप में इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सब ने सुना है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया, अब वो प्रॉपर्टी किसी को दी नहीं जा सकती, कभी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, कभी एलियनेट नहीं की जा सकती। इस कंसेप्ट से हम सब वाकिफ हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ एक अरबिक वर्ड वाकुफा से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है टू डिटेन, टू होल्ड और टू टाई अप। जब एक प्रॉपर्टी एक मुस्लिम व्यक्ति या नॉन मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर देता है, दान कर देता है, तो उस प्रॉपर्टी पर आगे कभी उस प्रॉपर्टी को ना एलियनेट किया जा सकता है, ना उसे बेचा जा सकता है और ना ही उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को और जो रिजल्टेंट बनता है उसे वक्फ कहा जाता है। हालांकि वक्फ शब्द का, वक्फ के कंसेप्ट का वर्णन आपको कुरान में नहीं मिलेगा, पर फिर भी इस्लामिक लॉ में आउट ऑफ हदीस, आउट ऑफ अदर सोर्सेस और कुरान में भी डोनेशंस के बारे में जो कहा गया, उससे वक्फ के इंपॉर्टेंस के विषय में हम जानकारी जुटा सकते हैं। अगर कुरान में इस विषय को खोजा जाए तो एक कोट प्राप्त होता है, और मैं कोट कर रहा हूं, यू हु बिलीव give away some of what you have earned and some of what you bring forth from the earth for you. Do not choose that which is bad for you to give away, while you do not want to take it, except by straining your eyes against it. Know that Allah is all rich and all praised. और हदीस की माने तो जब कैलिफ उमर, जो कि इस्लाम के दूसरे कैलिफ हैं, जब वो खैबर में उनको एक जमीन मिलती है और जब वो हजरत से पूछते हैं कि इस जमीन का क्या किया जाए, तब उन्हें जवाब मिलता है कि इस, आई एम कोटिंग, tie up the property, dedicate its usufruct to the welfare of humanity. It must not be sold, gifted or inherited. कि उस प्रॉपर्टी का उपयोग, उसके usufruct का उपयोग आप ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए आप कीजिए, और उस प्रॉपर्टी को ना बेचा जाएगा, ना उसे गिफ्ट किया जाएगा और ना वो इनहेरिट होगी। तो यहां से वक्फ का कंसेप्ट हमें प्राप्त होता है। भारत के अंदर वक्फ का कंसेप्ट अगर आप ढूंढने जाएंगे तो फतवा आलमगीर नाम का एक आपको टेक्स्ट मिलेगा। आज तक तमाम वक्फ एक्ट्स आ चुके हैं और जो सबसे लेटेस्ट और जो आज एप्लीकेबल है, उसका नाम, उसका टाइटल है वक्फ एक्ट 1995। और इसी वक्फ एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, जिसके कारण वक्फ एक्ट एक ड्रैकोनियन लॉ के रूप में सामने आया है। सबसे पहला जो एक इरेगुलरिटी के रूप में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 14, जिसका टाइटल है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड और कंपोजिशन ऑफ वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड के अंदर भी और वक्फ काउंसिल के अंदर भी एक प्रकार से एक मुस्लिम रिजर्वेशन है कि हर एक व्यक्ति, ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति इन बोर्ड्स के अंदर, इस काउंसिल के अंदर मुस्लिम मजहब का होगा। हालांकि अपेक्षा तो ऐसी होती है कि मुस्लिम बोर्ड के अंदर मुस्लिम व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपत्ति तब होती है जब सेक्शन 40 के अंदर, जिसका टाइटल है डिसीजन इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, सेक्शन 40 के तहत उसी मुस्लिम बोर्ड को, एक बोर्ड जिसमें सारे सदस्य लगभग मुसलमान हो, उस बोर्ड को यह पावर्स है कि वो एक वक्फ को आइडेंटिफाई कर पाए और उस वक्फ के ऊपर एक डिसीजन ले पाए
कि वो प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, उस वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। इर्रेगुलरिटी तब होती है जब इस डिसीजन को सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड के डिसीजन को एक फाइनलिटी प्राप्त हो जाती है अनलेस चैलेंज्ड। इसका मतलब कि a waqf which is composed by Muslims, it can identify a land and it can declare a land to be a waqf property, and if the decision is not challenged before a tribunal, the decision will be final. और मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड का डिसीजन आपके खिलाफ आया। उस डिसीजन के आने के बाद में, क्योंकि प्राइमरीली बोर्ड ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डिसीजन लिया है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है, अब ओनस ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रॉपर्टी किसकी है इसे कौन प्रूफ करेगा। सेक्शन 40 के डिसीजन के बाद में वो ओनस ऑफ प्रूफ रिस्पोंडेंट के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति है जो कि एक गांव में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड एक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, और मान लीजिए कि वो जब उसे वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने लेकर के जाता है तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी कि वो लैंड उसी व्यक्ति ए की है, वो अब जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की ना होकर के वो ओनस उस रिस्पोंडेंट, उस व्यक्ति ए के ऊपर चला जाता है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है, क्योंकि सामान्य रूप से लॉ में ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है जो क्लेम करता है, जो एक क्लेम को आगे रखता है। तो अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि किसी एक व्यक्ति की जमीन उस व्यक्ति की नहीं होकर के वक्फ की है, तो ये ओनस वक्फ के ऊपर जाना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर सेक्शन 40 में वक्फ को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का और एक जमीन को वक्फ के रूप में डिक्लेयर करने का अधिकार प्राप्त था, तो नेचुरल जस्टिस का हर एक लॉ का विद्यार्थी एक प्रिंसिपल पढ़ता है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अपने केस में कोई व्यक्ति जज नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि सेक्शन 40 में वक्फ के पास अगर वक्फ को डिक्लेयर करने की पावर थी तो कहीं ना कहीं ये इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का एक वायलेशन था, जहां वक्फ अपने हितों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए एक लैंड को खुद ही वक्फ डिक्लेयर कर पा रहा था। इसी वक्फ के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट होता है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर ये कंसेप्ट है कि सपोज एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, जो कि बहुत लंबे समय तक मुसलमानों के, मुस्लिम रिलीजन के उपयोग में आती रही है। हो सकता है कि वहां नमाज पढ़ी जाती हो सकता है कि वहां पर एक मदरसा एस्टैब्लिश हो गया हो सकता है कि वहां एक ग्रेवयार्ड हो। अगर बहुत समय तक उस लैंड का उपयोग, उस न्यूट्रल लैंड का उपयोग मुस्लिम हितों के लिए किया जा रहा है, तो इस वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट के तहत वक्फ कैन क्लेम द लैंड, वक्फ कैन क्लेम द प्रॉपर्टी, विच इज अगेन अ ड्रैकोनियन कंसेप्ट। क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी किसी गांव में हो सकता है वो प्रॉपर्टी मैनेज ना हो, और उस इल मैनेज प्रॉपर्टी में अगर गांव के मुस्लिम ग्रेवयार्ड बनाते हैं, अगर गांव के मुस्लिम कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, अगर गांव के मुस्लिम वहां पर नमाज पढ़ते हैं, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि वो लैंड वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए। अन्य प्रोविजंस की जांच की जाए, जैसे कि सेक्शन 107, सेक्शन 107 जिसका टाइटल है एक्ट 36 ऑफ 1963 नॉट टू अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी कि लिमिटेशंस एक्ट वक्फ के मैटर्स में अप्लाई नहीं करेगा। इसका इम्प्लीकेशन ऐसा होता है कि भले ही 50 सालों से एक व्यक्ति तथाकथित वक्फ प्रॉपर्टी में खेती करता हो, कोई व्यक्ति तथाकथित वक्फ प्रॉपर्टी में 30 सालों से घर बना करके रहता हो, उस प्रॉपर्टी को भी वक्फ क्लेम कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को भी वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। ये सेक्शन 107 का इम्प्लीकेशन है। वहीं दूसरी ओर अन्य किसी मैटर में
दो पार्टीज के बीच के मैटर में। ये कंसेप्ट लॉ में सामान्य रूप से माना जाता है कि नोबडी कैन स्लीप ओवर हिज राइट्स, वन कैन नॉट स्लीप ओवर हिज राइट्स, यानी कि अगर मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं और अगर मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, उस इन्फ्रिंजमेंट का विरोध नहीं करता हूं, इसका यही एक तात्पर्य निकाला जाएगा कि मैं चाहता हूं कि जो हो रहा है वो होता रहे और मेरा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। ये कंसेप्ट वक्फ के मैटर्स में अप्लाई नहीं करता और इसीलिए सेक्शन 107 को बिल में, अमेंडमेंट बिल में ओमिट कर दिया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 104 बी, जिसका टाइटल है रिस्टोरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज टू वक्फ बोर्ड, ये प्रोविजन कहता है कि अगर कोई सरकारी बिल्डिंग जो कि हो सकता है कई सैकड़ों करोड़ों रुपयों की हो, कोई सरकारी लैंड जो कि हो सकता है अति महत्व की हो, अगर वक्फ से वक्फ डिक्लेयर कर देता है, अगर वक्फ बोर्ड उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाध्यता है कि उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लिए रिस्टोर किया जाए। ये सेक्शन 104 बी का इम्प्लीकेशन है। इसी प्रकार सेक्शन 101 और सेक्शन 28 अति महत्व के सेक्शन हैं जो वक्फ बोर्ड के लोगों को, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को सरकारी सर्वेंट डीम करते हैं, और सेक्शन 28 जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर वक्फ को, वक्फ के ऑर्डर्स को, वक्फ के आदेशों को इम्प्लीमेंट करने का एक ओनस प्रोवाइड करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन्हें साथ में पढ़ा जाना चाहिए। इम्प्लीकेशन ये है मित्रों कि जब वक्फ के लोग तथाकथित इनक्रोचर के घर जाकर के उसे बाहर निकालेंगे और जब इनक्रोचर उनका विरोध करेगा, तब सरकारी लोगों पर यूज ऑफ फोर्स और सरकारी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में रिलेवेंट पीएनएस की धाराएं अट्रैक्ट होंगी। इन्हीं ड्रैकोनियन प्रोविजंस को हटाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 संसद में पेश किया गया। अगर प्रोविजन बाय प्रोविजन इस अमेंडमेंट को स्टडी किया जाए तो कई अति महत्व के अमेंडमेंट सामने आते हैं, जहां 3A कहता है नो पर्सन शैल क्रिएट अ वक्फ unless he is a lawful owner of the property and competent to transfer and dedicate such property, यानी कि वक्फ का यूजर के कंसेप्ट को अमेंडमेंट खत्म करने की बात कहता है, और जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक होगा, केवल उस व्यक्ति को ही वक्फ में दान करने का अधिकार होगा, ऐसा सेक्शन 3A कहता है। 3B का अमेंडमेंट क्या कहता है? 3B का अमेंडमेंट कहता है कि जो भी वक्फ इस अमेंडमेंट के आने के पहले जो भी वक्फ रजिस्टर कर दिए हैं, उन रजिस्टर्ड वक्फ के बारे में तमाम इसने अमेंडमेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी है, और उन इंफॉर्मेशंस को अगर 6 महीने तक रजिस्टर उनको उस हिसाब से रजिस्टर ना किया जाए, उस इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड ना किया जाए, तो एक अमेंडमेंट कहता है कि उन वक्फ के अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी सुनवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं हो पाएगी। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी गई? सबसे पहले A, identification of boundaries of waqf properties, their use and occupier. B, the name of an address of the creator of waqf, mode and date of such creation. C, the deed of waqf. D, the present mutawalli and its management. And E, the gross annual income of such waqf properties. इस प्रकार के तमाम इंफॉर्मेशंस को मांग करके एक ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास देखा जा सकता है। इसी प्रकार सेक्शन 3C का अमेंडमेंट कहता है एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड वक्फ के रूप में आइडेंटिफाई कर चुका है या डिक्लेयर कर चुका है, इस अमेंडमेंट के आने के बाद में उस प्रॉपर्टी को सरकारी ही माना जाएगा और वक्फ के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे पद भी हैं जिनमें नॉन मुस्लिम्स भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, जैसे कि अ पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वन मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर,
2 persons with professional experience in business management, etc., 1 officer of the state government not below the rank of joint secretary, 1 member of the bar council of the concerned state or UT. इन पदों पर नॉन मुस्लिम्स को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के अनुसार, प्रपोज्ड अमेंडमेंट के अनुसार जगह बनाई गई है। अमेंडमेंट सेक्शन 36 का अमेंडमेंट कहता है कि वक्फ डीड के एग्जीक्यूशन के बिना कोई भी वक्फ क्रिएट नहीं किया जा पाएगा। एक प्रोविजन कहता है कि नो सूट, अपील और लीगल प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ एनी वक्फ which has not been registered in accordance with the provisions of this act shall be instituted or commenced or heard. Proposed amendments में सेक्शन 107, 108, 108A, सेक्शन 40 को स्क्रैप कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, और ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि जब ट्रिब्यूनल के डिसीजन से व्यक्ति सेटिस्फाइड ना हो तब 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की जा पाएगी, और एसएनपी का प्रावधान तो सुप्रीम कोर्ट में है ही। इस प्रकार के यह अमेंडमेंट है। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस को अगर पढ़ा जाए तो पॉइंट 3 के डी को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, जो कहता है omitting the provisions relating to waqf by user, H providing for representation of Shia, Sunni, Bohra, Aga Khani and other backward classes of Muslim communities की मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी वक्फ में रिप्रेजेंटेशन हो। इस प्रकार के ये अमेंडमेंट है। अगर विचार किया जाए कि अन्य देशों में वक्फ की क्या व्यवस्था है, मित्रों, यूएई का एक फेडरल लॉ है, फेडरल लॉ नंबर 5 ऑफ 2018 ऑन वक्फ एंडाउनमेंट। इस लॉ के आर्टिकल 27, जिसका टाइटल है डिवाइडिंग, सॉर्टिंग आउट, मॉर्टगेजिंग और सीजिंग वक्फ, अगर इसके क्लॉज 4 को हम पढ़ें, and I am quoting, an endowed property may not be owned or its proceeds may not be seized except for public interest in exchange for fair compensation। यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को नॉर्मली तो सीज नहीं किया जाएगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में कंपनसेशन दे करके, कंपनसेशन के एक्सचेंज में पब्लिक पर्पसेस के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज को भी सीज किया जा सकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न कंसेप्ट में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अलग से वक्फ के लेजिस्लेशंस का होना दिखाई नहीं पड़ता। तो उन देशों में किस प्रकार वक्फ फंक्शन करता है, उन देशों में सामान्य सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इस प्रकार के लेजिस्लेशंस में जिस प्रकार एक एनजीओ रजिस्टर होता, जिस प्रकार एक ट्रस्ट या कोई टेम्पल रजिस्टर होता, उन एक्ट्स में इस प्रकार वक्फ भी रजिस्टर किया जाता है। इस प्रकार पुराने प्रोविजंस में, वक्फ एक्ट 1995 में कौन से ऐसे फ्लॉज थे जो इस लॉ को ड्रैकोनियन बनाते थे, और वक्फ अमेंडमेंट बिल में कौन से प्रोविजंस को प्रपोज किया गया है जो इन फ्लॉज को ठीक करने का काम करते हैं, इस विषय को लेकर के हमने चर्चा करी और वक्फ के कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया। जेपीसी के रिकमेंडेशंस के बाद में अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संसद से यह प्रपोज्ड बिल पास हो पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, पुरानी इरेगुलरिटीज को सामने रखने के लिए इस बिल ने तमाम चर्चाओं को इनिशिएट कर दिया है। ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप देखने को मिलता है। धन्यवाद।